इसमें पेंक्रियाटिक पैथोलॉजिस्ट के अंदर लास्ट टाइम वी डिस्कस अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस के बारे में। व्हाट इज मेंट बाय क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस? एज यू नो, पेंक्रियाटाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियास है, ठीक है। तो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हमने डिस्कस किया था डिटेल से। आज हम पढ़ेंगे क्रोनिक। अगर एक पेशेंट है उसको बार बार पेंक्रियाटाइटिस हो रहा है और उस पर टाइम ज़्यादा लग जाए, तो दैट पेशेंट बिकम कैंडिडेट फॉर क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस। तो इसमें लिखे रिपीटेड अटैक्स ऑफ acute pancreatitis due to number 1 alcohol, gallstone, poor immunity, etc. That is called chronic pancreatitis. कहते हैं कि अगर एक पेशेंट है उसको पेंक्रियास की डैमेज या उसकी इन्फ्लेमेशन बार बार हो रही हो, और वो किस वजह से हो रही हो, अल्कोहल की वजह से, गाल स्टोन की वजह से, या पुअर इम्यूनिटी की वजह से, रीजन कोई भी हो, लेकिन बार बार एक्यूट अटैक ऑफ पेंक्रियाटाइटिस विल बिकम दी क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस। तो जो काज मैंने आप लोगों को एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के लिखे थे, एग्जैक्टली ऑल काज सेम फॉर दी क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि वो एक्यूट जो होता है वो एक दफ़ा होता है और उसको क्विकली हम ट्रीट करके बंदा ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो बंदा अल्कोहलिक है, या उसकी गाल स्टोन रिमूव नहीं की गई है, या उसकी इम्यूनिटी किसी भी और वजह से क्या है, वीक है, तो उसको अटैक्स बार बार पड़ेंगे और बार बार अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की वजह से वो किस में चला जाता है, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस में। अब लिखे क्लिनिकल फीचर्स में कि ये पेशेंट जब आएगा, हाउ इट विल प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक। लिखे सबसे पहले पेंक्रियास की इन्फ्लेमेशन में आप लोगों को बताया था एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। क्या होता है? एपिगैस्ट्रिक पेन विच इज रेडिएटिंग टुवर्ड द बैक साइड। तो यहाँ पे लिखे एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टुवर्ड द बैक, लेकिन ब्रैकेट में लेके नट यूजुअली, अमूमन तौर पर नट यूजुअली सीवियर, ये सीवियर पेन नहीं होता। पेशेंट इमरजेंसी में नहीं आता, पेशेंट को फैमिली वाले नहीं लेके आते, वो खुद बहुत चल के आता है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे दर्द होता है और ऐसा लगता है कि वो किधर जाता है, बैक साइड पे। हम फिर ये पूछते कब से? वो कहते पिछले 1 साल से मेरे साथ किसी भी दूसरे तीसरे महीने में ये हो जाता है। इसका मतलब वो बताएगा मल्टीपल टाइम की हिस्ट्री, क्योंकि रिपीटेड अटैक्स है, और वो ज़्यादा टाइम से बताएगा, 1 साल से 2 साल से, क्योंकि केस क्या है, वो क्रोनिक है। एक्यूट वाले के अंदर सीवियर पेन होता है, बेटे बेटा सीवियर पेन होता है, और उस बंदे को फैमिली वाले लेके आते इमरजेंसी में, लेकिन ये बंदा खुद आता है और ये इमरजेंसी में प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट लिखे नोजिया एंड वोमिटिंग ओकेजनली। कहता है कभी कभार इस पेन के साथ साथ मुझे नोजिया और वोमिटिंग भी होता है, ओकेजनली। इसका मतलब ये है नट यूजुअली, नट ऑफ्टनली। लेकिन एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस पेशेंट के अंदर देयर मस्ट बी नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है जी। लेकिन ये कहते हैं कभी कभार, ओकेजनली उसको ये मसला होता है। अब अगर लॉन्ग रन से पेंक्रियाज डैमेज है तो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स खराब होंगे कि नहीं, और पेंक्रियाटिक एंजाइम सही तरीके से कहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, ड्यूडिनम। तो ड्यूडिनम में अगर फूड की डाइजेशन नहीं होगी तो आया इस पेशेंट को एनर्जी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो लेके फैट की डाइजेशन नहीं होगी तो अनडाइजेस्टेड फैट्स किस में लीक करेंगे, स्टूल में, एंड दैट इज कॉल्ड ऑफ स्टेटूरिया। स्टेटूरिया से मुराद ये है कि अनडाइजेस्टेड फैट्स इन द स्टूल। क्लियर है? इसका वजह क्या है? पेंक्रियाज एक एंजाइम रिलीज करता है, इसको पेंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम कहते हैं। अगर पेंक्रियाज क्रोनिकली डैमेज है तो लाइपेज एंजाइम खराब होगा, वो ड्यूडिनम में जाकर किस फूड की डाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, फैट्स की फूड। तो उसकी वजह से जो फैट्स हैं वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में स्टूल में जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, स्टेटूरिया कहेंगे। और नेक्स्ट लिखें फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी। क्या होगी? फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी। अभी रिसेंटली आप लोगों में से देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी विच इंक्लूड A, D, E एंड K। इसका मतलब यह है
विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन की, दीज ऑल 4 विटामिन आर रिफर्ड एज अ फैट सॉल्युबल। और ये फैट सॉल्युबल जो विटामिन हम फूड में लेते हैं उसकी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन भी पेंक्रियाज पे काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं। तो अगर पेंक्रियाज डैमेज है तो इन विटामिन की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी। विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी डिफिशियंसी से बोन वीक हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं ओस्टियोमलेशिया। क्या कहते हैं, ओस्टियोमलेशिया। बच्चों में रैकेट्स होता है। क्या होता है, रैकेट्स। विटामिन ई डिफिशियंसी की वजह से आरबीसी की लाइसिस होती है, हीमोलाइसिस, दैट कैन कॉज अनीमिया। वो क्या करा सकता है, अनीमिया। और विटामिन के डिफिशियंसी कैन कॉज ब्लीडिंग, क्योंकि दिस विटामिन हेल्प इन कोआगुलेशन। ये किस में काम कर दे, कोआगुलेशन। अगर कहीं पे कट लग जाए उस ब्लीडिंग को रोकने में एक विटामिन का काम है, दैट इज कॉल्ड के फॉर कोआगुलेशन। अगर के नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होगी। ठीक है जी। So these are the clinical feature which is may the patient presented in chronic pancreatitis। लेकिन डायग्नोसिस, इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इस केस को हम डील कैसे करेंगे, व्हाट आर दी डायग्नोस्टिक मेथड्स। तो डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले ये याद रखें कि जब हम अल्ट्रासाउंड करें या सीटी स्कैन करें तो हमें पेंक्रियाज के इर्द गिर्द एक्सेस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं, एक्सेस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। So if pancreas is covered by calcium, this finding is called calcified pancreas। इसको क्या कहते हैं, calcified pancreas। What is calcification? Deposition of calcium on pancreas, that is called calcified pancreas। Number 2, जब pancreas बार बार बहुत टाइम से डैमेज है और उसमें बार बार इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो पेंक्रियाज की साइज आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, छोटी, श्रिंक हो जाएगी, विच कैन काज पेंक्रियाटिक एट्रोपी। इसको क्या कहते हैं, पेंक्रियाटिक एट्रोपी। इसका मतलब यह है पेंक्रियाटिक एट्रोपी। अब आप लोग मुझे ये बताएं सॉरी, अगर एक सेल है वो इनिशियली डैमेज हुआ है तो उसमें इतना जोर है कि वो इस इंजरी के खिलाफ रिएक्ट करे, तो वो कोशिश करेगा कि अपना साइज क्या करे, बढ़ाए। हाइपरट्रोफी इज अ साइट ऑफ या इज अ साइन ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन। अगर वो इन्फेक्शन बार बार उस एरिया को डैमेज करे, एक वक्त आएगा जिसके बाद वो आर्गन उस स्टिमुलस के खिलाफ रिएक्ट नहीं करेगा और उसके बाद आर्गन की जो सेल है वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो आर्गन ओवरऑल साइज में क्या हो जाएगा, श्रिंक, स्मॉल हो जाएगा। एंड स्मॉल साइज आर्गन इज कॉल्ड एट्रोफी। तो पेंक्रियाटिक एट्रोफी इज अ साइन ऑफ विच पेंक्रियाटाइटिस, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और नेक्स्ट देखें, हम चेक करेंगे सीरम अमाइलेज एंड सीरम लाइपेज। ये हमने पढ़ा था कि नहीं, ये दोनों एंजाइम सीरम के अंदर रेज्ड होती है जब पेंक्रियाज डैमेज होता है। एक्चुअली विच वन वाज स्पेसिफिक, शाबाश, सीरम लाइपेज, एक्सीडेंट। ठीक है, ये एमसीक्यूज है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, माइल्डली रेस, मैं क्या लिखता हूँ, माइल्डली रेस। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैं वैसे नॉर्मल एक समझाने के लिए मिसाल दे दूं कि अगर लाइपेज का नॉर्मल लिमिट सीरम में 5 है, कितना है, 5 है, और आप किसी में ब्लड टेस्ट करें और उसमें अमाइलेज 25 आ जाए, कितना आ जाए, 25, 30 आ जाए, तो बहुत ज़्यादा है कि नहीं। मतलब नॉर्मल इसका लेवल कितना था, 5, और वो टेस्ट में 50 आ जाए, 60 आ जाए, तो उसको हम कहते हैं मार्केट इंक्रीज। क्या कहते हैं, मार्क्ड इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज, दैट इज एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। अगर नॉर्मल से अमाइलेज लाइपेज नॉर्मल से 4 से 5 गुना बढ़ जाए तो क्या है, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। लेकिन अगर नॉर्मल 5 है और अमाइलेज और लाइपेज जो है वो 5 की बजाय 8 आ जाए, 10 आ जाए, रेस बिल्कुल है लेकिन इतने ज्यादा नहीं है, इसको माइल्डली रेस कहते हैं। तो माइल्ड रेस इन अमाइलेज एंड लाइपेज इन द साइन ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। मार्केट इंक्रीज एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस और माइल्ड इंक्रीज किस में होता है, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लिखें, अगर हम ये करें तो इसकी जनाब व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन। हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस के बंदे में हम ट्रीट क्या करेंगे, व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। सबसे पहले आप लोगों ने कास्ट को ट्रीट करना है। अगर अल्कोहल वाला बंद है उसकी अल्कोहल क्विट करनी है, गाल स्टोन है तो उससे स्टोन रिमूव करना है। अगर एक पेशेंट में पुअर इम्यूनिटी है तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें देनी है जिससे हम उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। तो सबसे पहले तो लेके ट्रीट द अंडरलाइंग काज। हम किसको ट्रीट करेंगे,
अंडरलाइंग काज, इस मसले की जनाब वजह क्या है। तो इनिशियली वी शुड ट्रीट दी अंडरलाइंग काज, और यहाँ पे लेके ये बहुत कम जगहों पे दी जाती है, लेकिन वर्ल्ड में पूरी दुनिया में वेस्टर्न कंट्री के अंदर आजकल ये ट्रीटमेंट मौजूद है, एंजाइमेटिक इन्फ्यूजन। हम क्या कहते हैं, एंजाइमेटिक, एंड दीज एंजाइम शुड बी व्हाट, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स। इसका मतलब ये है कि क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस पेशेंट में अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन ये ड्यूडिनम तक नहीं जा सकते, इसलिए फूड की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। तो अगर हम एंजाइम को इन्फ्यूज करें तो इंसान की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस की काज क्या है, पहले तो हम काज को ट्रीट करेंगे, और अगर अवेलेबल है फैसिलिटी तो हम पेंक्रियाटिक एंजाइम्स की क्या करेंगे, इन्फ्यूजन करेंगे। तो इससे भी काफ़ी हद तक हम इस केस की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मेन पॉइंट, रिपीटेड अटैक्स ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस काज क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस, दैट्स इट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन की तरफ हम जाएंगे, हेडिंग दे दें पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता बेसिक्स के अंदर जिनमें से एक क्वेश्चन रिगार्डिंग एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस ना हो और पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा ना हो। तो हेडिंग दे दें कि व्हाट इज मेंट बाय पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। व्हाट इज कार्सिनोमा? वेरी गुड, एनीथिंग which end the word carcinoma, it is always malignant cancer। ये क्या होता है, malignant। malignant मीन जो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर जाए। यहाँ पे लिखें a malignant cancer arises from the head of पेंक्रियाज, दैट इज नोन एज पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। ओके, एक बिनाइन कैंसर होता है और एक मैलिग्नेंट। वो कैंसर जो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड ना करे वो बिनाइन है, और जो दूसरी जगहों में फैल हो सके तो उसको हम मैलिग्नेंट कहेंगे। तो पेंक्रियाज से आने वाला कैंसर हमेशा मैलिग्नेंट होता है, मतलब अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो फिर एक जगह से दूसरी जगह भी क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। ऐसे कैंसर को क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट कैंसर। एमसीक्यूज लिखें मोस्ट कॉमन साइट, ये एमसीक्यूज है, मोस्ट कॉमन साइट इज एनीवन इन द क्लास, एक्सीलेंट, दैट इज हेड ऑफ पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के कुछ पार्ट्स हैं, एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे पेंक्रियाज को हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में, हेड ऑफ पेंक्रियाज, नेक ऑफ पेंक्रियाज, बॉडी एंड टेल, ये 4 पार्ट्स हैं। इन 4 में से पेंक्रियाज से जो आने वाला कैंसर है उसके ज़्यादातर चांसेस किस पार्ट से होते हैं, हेड से होते हैं। यहाँ पे लेके 80% कैंसर ऑफ पेंक्रियाज दे कम फ्रॉम दी हेड ऑफ पेंक्रियाज। अब देखें मैं आप लोग को यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसकी कंसेप्ट दे जाऊँ, दिस इज फॉर एग्जांपल स्टमक। ये क्या है, स्टमक। स्टमक का काम फूड स्टोर करना होता है 4 से 5 घंटे के लिए, और स्टमक के बाद दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम, एक्सीडेंट। इस ड्यूडेनम के साथ इस तरह जुड़ा हुआ एक ग्लैंड होता है विच इज कॉल्ड पेंक्रियाज। ये क्या होता है, पेंक्रियाज। ठीक है, पेंक्रियाज का वो पार्ट जो किसके साथ अटैच है, ड्यूडेनम, दैट इज कॉल्ड हेड ऑफ पेंक्रियाज। ये इसका हेड है। फिर ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, नेक। क्योंकि हेड है फिर बॉडी है तो इसके दरमियान क्या है, नेक है। फिर ये बॉडी है दैट इज कॉल्ड बॉडी, और आखिर में दैट इज कॉल्ड टेल। और इसका जो टेल है ये किसके साथ अटैच होते हैं, स्प्लीन के साथ। किसके साथ, स्प्लीन। तो सुन ले, ऐसा ग्लैंड जो एब्डोमेन के अंदर ड्यूडेनम और स्प्लीन के दरमियान पड़ा हो इसको हम क्या कहते हैं, पेंक्रियाज कहते हैं। अब इससे आने वाले कैंसर को पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। लेकिन 80% चांस है कि इस पेंक्रियाज से जो कैंसर आता है वो किस पार्ट से आएगा, हेड से आएगा। So the part of pancreas which is near to the duodenum, that is the most common site for pancreatic adenocarcinoma। क्लियर है? अब लेके काजेस कि पेंक्रियाटिक कैंसर के लिए काजेस क्या है, व्हाट आर दी काजेस या रिस्क फैक्टर। लेके ये रिस्क फैक्टर क्या है, कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा का चांस बढ़ सकता है। सबसे पहले तो लेके एडवांस एज, ओल्डर एज। इसका मतलब ये है यंगर एज के अंदर पेंक्रियाटिक कैंसर के चांसेस कम होते हैं, एडवांस एज के अंदर पेंक्रियाटिक चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी।
यहाँ पे लेके एडवांस एज मीन स्पेशली एज मोर देन 50 ईयर्स। तो जितने भी पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा के लोग आते हैं उसका एज यूजुअली किससे ज़्यादा होता है, 50 प्लस होता है, मोर देन 50 होता है। नेक्स्ट लेके जिन लोगों को पैंक्रियाटाइटिस हो और वो क्या हो, क्रोनिक। देखिए पहले अगर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस था और वो ट्रीट ना हुआ तो बार बार रिपीटेड पैंक्रियाटाइटिस की वजह से क्या बन गया, क्रोनिक। और इस क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस पे बुक के मुताबिक कहते हैं इस पे अगर कितने साल से ज़्यादा टाइम गुजरा, हाँ जी 20 ईयर्स। सुन ले, एनी पेशेंट हु हैज़ क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस और उस क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस को डायग्नोज होते हुए कितने साल गुजर गए, 20, लेकिन बंदा ठीक ना हुआ तो उसको आखिर में किस चीज़ का चांस है, पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। इसलिए पैंक्रियाटाइटिस को इग्नोर नहीं करना चाहिए वरना कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। और क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस कैंसर में कन्वर्ट होगा कितने सालों के बाद, 20 साल के बाद। समझ गए कि नहीं। अब अगर एक बंदा है उसका उम्र 30 साल है, 25 साल है, यंग है कि नहीं, 25-30 साल में उसको एक्यूट क्या हो जाए, पैंक्रियाटाइटिस, और वो फिर 1 साल बार बार हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, क्रोनिक। अब 30 साल में उसको क्रोनिक हुआ है, अब उस क्रोनिक में अगर मजीद 20 साल गुजर जाए तो 50 से बढ़ जाएगा कि नहीं, तो फिर लेटर इन द लाइफ जाकर किस में कन्वर्ट होगा, पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। नेक्स्ट है क्रोनिक स्मोकिंग। क्रोनिक स्मोकिंग हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी फॉर पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। इसका मतलब यह है कि स्मोकिंग कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर, स्मोकिंग की वजह से। नेक्स्ट क्या है, रेसिस। रेसिस में आप लोगों ने लिखना है अफ्रीकन पीपल मोर प्रोन एज कंपेयर टू एशियन फॉर पैंक्रियाटिक कैंसर। ठीक है, मतलब कुछ रेसेस है, जेनेटिक्स है, जिसमें कैंसर के चांसेस अदर जीन से क्या होते हैं, ज़्यादा। अफ्रीकन लोगों में पैंक्रियास कैंसर के चांसेस एज कंपेयर टू एशियन लोग क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज ओबेसिटी। क्या चीज़, ओबेसिटी, जिसका BMI बॉडी मास इंडेक्स 30 से क्या हो, ज़्यादा। BMI कैलकुलेट कैसे करते हैं, वेट इन kg डिवाइड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। उसमें अगर BMI 30 से ज़्यादा हो और लॉन्ग रन में हो तो न कि सिर्फ कैंसर होगा लेकिन ओबेसिटी कई और बीमारियां भी करा सकती है, जैसा कि हाइपरलिपिडीमिया कैन काज स्ट्रोक, हाइपरलिपिडीमिया कैन काज एंजाइना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ओबेसिटी कैन काज टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। इसलिए ओबेसिटी एक बीमारी नहीं कई बीमारियों को जन्म दे सकती है। इसलिए जो लोग ओबीज होते हैं वो एक्सरसाइज करें, फैटी फूड अवॉइड करें और अपना वेट सिग्निफिकेंट क्या करें, रिड्यूस करें, कम करें, ताकि उसके आने वाले टाइम में उसको बहुत सारे बीमारियों का रिस्क क्या हो जाए, वो कम हो जाए। हाँ जी, वेट ज़्यादा हो, ओके, इसका मतलब यह है कि अगर BMI किसी का कम है, मतलब BMI का मतलब अगर वो 16 में है या 15 में है, 18 से कम है, इसको हम लो BMI कहते हैं। उसके कई रीजंस हैं। एक उसका रीज़न है एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या है, एनोरेक्सिया एक फीमेल होती है या मेल में भी, लेकिन ज़्यादातर फीमेल में साइकेट्रिक इलनेस होती है। वो ये समझती है कि मैंने खुराक नहीं खाना वरना मैं फैटी हो जाऊंगी, उस वजह से वो फूड नहीं लेती, आहिस्ता आहिस्ता उसका वेट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। BMI कम होने का एक रीज़न क्या होता है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन कम है। बच्चा जो ग्रो कर रहे हैं नॉर्मली उस तरह वो ग्रोथ नहीं कर सकता, तो लो BMI के बहुत सारे क्या हो सकते हैं, काजेस। लेकिन फीमेल में लो BMI की वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकती है, तो उसकी वजह से फिर एमेनूरिया, पोलीमेनूरिया, ओलिगोमेनूरिया, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है जी, लेकिन BMI कम भी डेंजरस है लेकिन BMI ज़्यादा भी डेंजरस है। तो BMI शुड बी फॉर अ पर्टिकुलर एज एंड वेट शुड बी 18 to 25। 25 से 30 भी क्या है, ओवर वेट है, लेकिन टिपिकल आइडियल BMI 18 से कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। ठीक है जी। अब लेके क्लिनिकल फीचर्स, अगर किसी को कैंसर है भी पेंक्रियास का तो उसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या है। नंबर 1, अगेन द सेम फीचर, माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन उसको रहता है जो रेडिएट करता है बैक साइड, रेडिएट टू बैक साइड। तो इस एक पॉइंट ने आप लोगों को इतना कुछ सिखा दिया कि व्हेनेवर एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएट टू बैक एटलीस्ट इट मे बी अ पेंक्रियास पैथोलॉजी। ये किसकी पैथोलॉजी है, पेंक्रियास। फिर वो अलग बात है कि वो पेंक्रियाटाइटिस है, एक्यूट है, क्रोनिक है, कैंसर है, लेकिन ये फीचर सब में ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। फैट सॉल्युबल विटामिन डिफिशिएंसी होगी क्या नहीं, हाँ जी,
फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी। अब इसका मतलब ये है कि विटामिन ए, हाँ जी, विटामिन डी, ई एंड के, इसकी डेफिशिएंसी। नंबर 2, स्टेटूरिया होगा कि नहीं? देयर मस्ट बी स्टेटूरिया, अनडाइजेस्टेड फैट्स इन द स्टूल, बिकॉज पेंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो फैटी फूड की डाइजेशन भी नहीं होगी। तो अनडाइजेस्टेड फैट्स इन द स्टूल, दैट इज कॉल्ड ऑफ स्टेटूरिया। ये सारी फीचर किस में भी थी? क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस। इसके साथ अगर हम ऐड करें सिग्निफिकेंट वेट लॉस, तो वेट लॉस इज अ साइन ऑफ क्रोनिक कंडीशन और इट मे बी अ साइन ऑफ कैंसर। और पेंक्रियाटिक कैंसर के अंदर सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है। सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि कम टाइम में, कम मुद्दत में ज़्यादा वेट लूज करना, जिसमें लोग कहते हैं कि पिछले 10 दिनों में 10 kg लूज हुआ है, न कोई एक्सरसाइज किया है, न कोई डाइटिंग की है, लेकिन 10 दिनों में 10 kg लूज किया है। इसका मतलब काज क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वेट लॉस? डिफेक्टिव डाइजेशन। क्या है? डिफेक्टिव डाइजेशन एंड मेल एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब ये है कि अगर पेंक्रियाज में कैंसर है तो वो तो फिर नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो वो न फूड की डाइजेशन कर सकेंगे और न उस फूड को हम क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर एक बंदा है उसको फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो एब्जॉर्ब तो होगा नहीं, और जब फूड की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो उससे एनर्जी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो उसकी वजह से बंदा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वेट क्या करेगी? वो लूज करेगी। क्लियर है? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इसमें ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें जनाब लॉस ऑफ एपिटाइट, अगर फूड की डाइजेशन नहीं होती, एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो इस बंदे में लॉस ऑफ एपिटाइट होता है। ये मजीद खाना नहीं खा सकेगा और न वो खाना लेना पसंद करेगा, क्योंकि जो फूड पहले से खाई है उसकी ना डाइजेशन हो रही है ना एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो ये मजीद ऑन टॉप ऑफ दैट फूड वो मजीद फूड नहीं ले सकेगा, तो लॉस ऑफ एपिटाइट। इसमें याद रखें इन दीज पेशेंट, ये क्लिनिकल फीचर ही है, इन दीज पेशेंट देयर इज टेंडरनेस, swelling and redness in the lower limb due to formation of multiple clots। क्लॉट से मुराद थ्रोम्बाई हो सकती है कि नहीं? इट इज नोन एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के अंदर कि इन लोगों में क्या होता है, इन लोगों में ये एजड लोग होते हैं, 50 से प्लस होते हैं और कैंसर भी है, तो ये लोग वॉक कर सकेंगे? ये लोग बाहर जा सकेंगे? नहीं, ये लोग ज़्यादातर बेड पे रहते हैं, और जो लोग ज़्यादातर बेड पे रहते हैं उन लोगों के अंदर ग्रेविटी की वजह से लोअर लिम्ब की वेन में थ्रोम्बस के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। वेरी गुड, ठीक है, क्या होते हैं? ज़्यादा, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अब अगर ये लोअर लिम्ब का, इधर देखें, लोअर लिम्ब का फॉर एग्जांपल वेन है, दिस अ वेन इन द लोअर लिम्ब, इसमें थ्रोम्बस बन जाए, क्या बन जाए? थ्रोम्बस, क्लॉट बन जाए, और इस क्लॉट की वजह से पर्टिकुलर वेन की क्या हो जाए? इन्फ्लेमेशन हो जाए। क्या हो जाए? इन्फ्लेमेशन। और फिर ये वेन ठीक हो जाए और कल दूसरा वेन इन्फेक्ट हो जाए, इस तरह, तो थ्रोम्बस तो एक नहीं बनेगा, क्या बनेगी? मल्टीपल। तो एक वेन से लेके दूसरे में मसला जाएगी, दूसरे से तीसरे में जाएगी, तो स्टैटिक मसला है कि माइग्रेटरी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं माइग्रेटरी। हाँ जी, क्या बनते जा रहे हैं? थ्रोम्बो, और इस थ्रोम्बस की वजह से वेन की क्या हो रही है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन इज कॉल्ड प्लेबाइटस। इसको क्या कहते हैं? प्लेबाइटस। तो माइग्रेटरी थ्रोम्बोप्लेबाइटस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन ड्यू टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन which leak one vein and affect other vein। क्लियर है? उसी पार्टिकुलर वेन में अगर हम टच करेंगे तो पेशेंट को पेन होगा कि नहीं? सो द पेशेंट विल एक्सपीरियंस टेंडरनेस। बात समझ रहे कि नहीं? दूसरी बात, हाँ जी, वो एरिया जब हम सामने से देखेंगे इन्फ्लेमेशन की वजह से वो हमें क्या नजर आएगा? रेड नजर आएगा, और उस वेन की क्या होगी? स्वेलिंग। वाई? बिकॉज इन्फ्लेमेशन है। साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग है कि नहीं? रेडनेस है कि नहीं? टेंडरनेस भी है। ये जो माइग्रेटरी थ्रोम्बोप्लेबाइटस है, ये हमें पेशेंट बताएगा कि हम मालूम करेंगे? ये सिम्टम है कि साइन है?
इस साइन को एक नाम देते हैं ऑन्कोलॉजी वाले, इसको हम कहते हैं ट्राउजू साइन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्राउजू साइन। क्लियर है? तो ट्राउजू साइन ये याद रखना, एग्जाम में आता है ट्राउजू। व्हाट इज ट्राउजू साइन? ट्राउजू साइन इज सीन इन पैंक्रियाटिक कैंसर एंड ट्राउजू साइन मीन स्वेलिंग ऑफ द लोअर लिम्ब ड्यू टू मल्टीपल थ्रोम्बस फॉर्मेशन व्हेन दे अफेक्ट पर्टिकुलर वेन, और उस वेन की ये क्या करेगी? इन्फ्लेमेशन करेगी। दैट इज कॉल्ड ऑफ ट्राउजू साइन। अब देखिए एक और इसमें जो साइन आता है इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में आता है, उसको कहते हैं CO, ये भी आता है एग्जाम में, दैट इज कॉल्ड कोरवाइजर साइन। इसको क्या कहते हैं? कोरवाइजर साइन। कोरवाइजर साइन क्या है या कोरवाइजर लॉ क्या है? तो इसमें लेके व्हाट इज मीन बाय दिस? नॉन टेंडर, नॉन टेंडर से मुराद पेनलेस, पल्पेबल गॉल ब्लैडर, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। यार ये क्वेश्चन में जिधर भी गया हो एग्जाम के लिए, चाहे वाइवा हो रिटर्न हो, इसमें से ये क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं कैन यू टेल मी डॉक्टर साहब के व्हाट इज कोरवाइजर साइन इन पेंक्रियास कैंसर? ठीक है, ये हर जगह पूछते हैं। तो आप लोगों ने तीन बातें करनी है कि नॉन टेंडर या पेनलेस पाल्पेबल गॉल ब्लैडर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, दैट इज कॉल्ड ऑफ कोरवाइजर साइन। इसको हम अब प्रूव करेंगे कि इसका मतलब क्या है। दिस इज फॉर एग्जाम्पल एसोफेगस, ये जनाब फॉर एग्जाम्पल क्या है? दैट इज स्टमक। ठीक है, दैट इज स्टमक। स्टमक के बाद क्या है? ड्यूडेनम। आप लोगों को ये भी पता है कि ड्यूडेनम को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स। यहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है? पेंक्रियास, हेड ऑफ पेंक्रियास। अगर इस हेड ऑफ पेंक्रियास, और आप लोग को ये भी पता है कि यहाँ पे लार्जेस्ट ऑर्गन है लीवर, और इसके साथ क्या है? गॉल ब्लैडर। यहाँ पे हेपेटिक डक्ट है ये, और ये कॉमन बाइल डक्ट सेकंड पार्ट में इस तरह ओपन होता है। यहाँ पे पेंक्रियाटिक डक्ट होता है। क्या होता है? पेंक्रियाटिक। अब सुन ले, मोस्ट कॉमन जो पेंक्रियास कैंसर है वो कहाँ से आता है? हेड। तो हेड के अंदर अगर ये कैंसरस मास है, सुन ले, जिसमें कैंसरस मास एक गोले की तरफ, बाल की तरफ मास है, तो इस ड्यूडेनम को कंप्रेस करेगा कि नहीं? जब ड्यूडेनम कंप्रेस होगा तो कॉमन बाइल डक्ट भी क्या होगा? कंप्रेस, इस तरह सिकुड़ जाएगा। वाई? बिकॉज दिस मास कैन कंप्रेस द ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम का कंप्रेस होना इनडायरेक्टली किसका कंप्रेस होना? कॉमन बाइल डक्ट। इस कॉमन बाइल डक्ट ने जो बाइल लाए है, अब वो ड्यूडेनम तक जा सकेगा नहीं, क्योंकि पाइप छोटी रह गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता बाइल की रिटेंशन इस डक्ट में बढ़ेगी कि नहीं? और उस बाइल के अंदर बिलिरुबिन है कि नहीं? हाँ जी, बिलिरुबिन। अब ये बिलिरुबिन इस डक्ट के अंदर बढ़ते जाएंगे कि कम? बढ़ते जाएगा। लेकिन एक वक्त आएगा बहुत टाइम के बाद ये इतना बढ़ जाएंगे ये सिक्रीशन कि ये बैग किस पे प्रेशर लगाएंगे? गॉल ब्लैडर। अब मसला आखिर में है, मसला आखिर में है। तो इस डक्ट के दूसरे एंड पे मसले को जाने के लिए क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ये क्रोनिक कंडीशन है। क्या है? क्रोनिक। तो जब ये बाइल वापस आएगा तो गॉल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर हुए थे, आगे ये डक्ट ब्लॉक है, आगे पाइप भरा हुआ है, तो आया वो टैंक से पानी ले सकेगा? नहीं लेगा। तो इस टैंक के अंदर, इस गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल की रिटेंशन क्या होगी? ज़्यादा। और जब बाइल की रिटेंशन ज़्यादा होगी तो गॉल ब्लैडर भी साइज में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब वो बढ़ जाएगा, यहाँ पे जब हम हाथ रखेंगे तो हमें वो फील होगा। हाथ पे अगर हम किसी आर्गन को फील कर सकते हैं तो उसको पाल्पेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाल्पेबल। तो गॉल ब्लैडर बिकम पाल्पेबल। अब ये एक्यूट है कि क्रोनिक कंडीशन? तो क्रोनिक में पेन नहीं होती। तो ये क्या है? नॉन टेंडर है। बात समझ रहे कि नहीं? नॉन टेंडर है। और बिलिरुबिन का लेवल बढ़ चुका होगा कि नहीं? ज़्यादा। रीज़न क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है। तो जॉन्डिस क्या होगा? तो अगर एक एजेड बंदा है, उसका उम्र 50 साल से ज़्यादा है, और उसको जनाब यहाँ पे मसला है पेट में, और उसमें 3 बातें आ गई, तो इसका मतलब इसका इशू पेंक्रियास के किस पार्ट में है? हेड में है। और इसने जाकर ड्यूडेनम को कंप्रेस किया है, और हेड के अंदर इस मसले की वजह से ये पूरा मसला है।
और हिट के अंदर 50 के बाद अगर हो सकता है तो पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा है। तो पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा में अगर मास ऑफ द कैंसर ब्लॉक दिस ड्यूडिनम, दैट विल राइज टू हाउ मेनी थिंग्स, 3 थिंग्स, नॉन टेंडर palpable gallbladder due to, so that 3 things together is called a Kurwaiser sign। क्लियर है कि नहीं? इसको कुरवाइजर, तो कुरवाइजर साइन में हम किसको पाल्पेट करते हैं? गॉल ब्लैडर को। उसमें पेन नहीं होगा। अगर गॉल ब्लैडर को हम प्रेस करें और बंदा पेन एक्सपीरियंस करे तो वो कैंसर है कि इन्फेक्शन है? अगर उसको पेन हो जाए, मॉर्फी साइन याद है कि नहीं? दैट इज कोलिसिस्टाइटिस। वो क्या है? कोलिसिस्टाइटिस। लेकिन कैंसर में पेन नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब लिखे इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है कैंसर की। तो हाउ मेनी साइंस वी सी इन पेंक्रियाटिक कैंसर? 2 ट्राउजू साइन विच इज इन द लोअर लिम्ब एंड गॉल ब्लैडर को पाल्पेट करके नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मालूम करना, दैट इज कॉल्ड कुरवाइजर साइन। लिखे इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन हम पेंक्रियास से क्या लेंगे? बायोप्सी। Taking a piece of tissue from the gland and see for the cancer changes, that is called biopsy। तो हम बायोप्सी से इसको फॉर एग्जांपल डायग्नोज करेंगे। ट्रीटमेंट क्या है? ऑप्शन में कीमोथेरापी। ओके, कल परसों 2 दिन पहले CMH में एक सेमिनार हुआ है, उसमें एक एंटी कैंसर ड्रग निकला है, मतलब रिसर्च में अभी रिसेंटली मालूम किया है, वो बहुत इफेक्टिव काम करते हैं पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा में। उसका पिक्चर मैं आप लोगों के साथ आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि वो कौन सा ड्रग है। जिसको भी पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा हो वही ड्रग का नाम याद रखें। पाकिस्तान में आजकल ड्रग ऑफ द चॉइस है। ठीक है जी। लेकिन पिक्चर के साथ आप लोग को वो याद रह जाएगी। ठीक है। तो अगर हम किसी कैंसर को ट्रीट करें बाय मेडिसिन, इसको हम क्या कहते हैं? कीमोथेरापी। ट्रीटिंग द कैंसर बाय गिविंग डिफरेंट मेडिकेशन। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन रेडियोथेरेपी हो सकती है कि नहीं? रेडियो। और अगर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी फेल हो जाए तो फिर हम उस मास को सर्जिकली क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। और एग्जाम में आता है कि वो प्रोसीजर जिसमें हम पेंक्रियास को, हम एब्डोमेन को ओपन करके पेंक्रियास से मास को क्या करेंगे? रिमूव। इसको हम वेपल प्रोसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेपल प्रोसीजर। इसको वेपल प्रोसीजर इसलिए कहते हैं कि वेपल वाज द फर्स्ट पर्सन हु डू द सर्जरी फॉर पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। तो आजकल पेंक्रियास की जो कैंसर है उसको रिमूव करने के लिए जो सर्जन सर्जरी करता है, जो भी प्रोसीजर करता है, उसका नाम क्या है? वेपल प्रोसीजर होता है। सो कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी एंड सर्जरी। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले याद रखें। अगर एग्जाम में आ जाए कि वेपल प्रोसीजर फॉर कैंसर इज डन फॉर विच ग्लैंड, आंसर विल बी पेंक्रियास। वो पेंक्रियास होगा क्योंकि पेंक्रियास के हेड में जो कैंसर होता है उसको सर्जिकल रिमूवल को हम क्या कहते हैं? वेपल प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है। सो हाँ जी। ओके, वेरी गुड। शी से दैट इज मैलिग्नेंट कैंसर। अब अगर एक पेशेंट है वो अर्ली डायग्नोज हुआ है और ये उस स्टेज में डायग्नोज हुआ है कि अभी तक वो कैंसर फेल नहीं चुका है, तो दैट इज कॉल्ड अर्ली डायग्नोसिस। तो उसमें हम वो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले से ये कैंसर पेंक्रियास से दूसरी पार्ट्स में गया है तो उसको हम फिर रिमूव नहीं कर सकते, फिर हम कीमोथेरेपी करेंगे। क्योंकि अगर दूसरी पार्ट्स में चला गया है तो आप किन किन पार्ट्स को रिमूव करेंगे? तो उसका बेस्ट हल ये है कि हम सर्जरी करें या मेडिसिन करें? मेडिसिन। तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? कीमोथेरेपी है। अगर एक कैंसर है वो एक जगह तक लिमिटेड है, उस ग्लैंड तक है, अभी तक निकला नहीं है, तो उसका बेस्ट हल टू डायग्नोज क्या होता है? बायोप्सी। और ये बार बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर एक कैंसर है और वो दूसरी पार्ट्स में चला गया है और आपने ये देखना है कि पेंक्रियास का कैंसर कहाँ तक फैल चुका है, तो उसके लिए सीटी स्कैन करते हैं। क्या करते हैं? सीटी। तो मेटास्टेटिक कैंसर, स्प्रेडिंग कैंसर के लिए सीटी स्कैन किया जाता है, लोकलाइज कैंसर के लिए बायोप्सी किया जाता है। हाँ, ओके। क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस में ERCP नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है कि अगर पेंक्रियास का ये वाला एरिया डैमेज है, टेल या बॉडी, कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो ये इस एरिया में मसला है, तो आप ERCP, वो इन्वेजिव प्रोसीजर है, वो इसको मजीद हिट कर सकता है। So we can go for it, but in some situation through experienced doctor। लेकिन अगर एक चीज CT स्कैन
सीटी स्कैन, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड, ये इन्वेजिव प्रोसीजर है कि नॉन इन्वेजिव? नॉन इन्वेजिव। और अगर हम कैमरे के जरिए अंदर जाए और देखें वो क्या है? इन्वेजिव। तो ERCP इज अ इन्वेजिव प्रोसीजर, लेकिन CT स्कैन इज नॉन इन्वेजिव। तो अगर आपका काम नॉन इन्वेजिव से हो रहा है तो हम इन्वेजिव के बारे में नहीं सोच सकते। क्लियर है कि नहीं? और आखिर में एक MCQs ऐड करें, MCQs है, नोट लिखे आखिर में इसके नीचे, विच what is tumor marker? These are the protein produced by different cancer is seen in हेपेटोसिलर में कौन सा था? हाँ, एक मिनट, आप लोग बता सकते हो? हेपेटोसिलर कार्सिनोमा जो लीवर में हमने पढ़ा था, उसमें एक ट्यूमर मार्कर था अल्फा फीटोप्रोटीन, याद है कि नहीं? इसी तरह अगर कैंसर कौन सा है? पेंक्रियाट से आया है, पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा, तो उसमें सीरम ट्यूमर मार्कर CA19-9 होता है। क्लियर है? ये भी एग्जाम में आता है, तो प्लीज याद रखिए CA19-9, दैट इज द ट्यूमर मार्कर विच इज रेज्ड इन विच कैंसर? पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। ये कौन बता सकेगा? CEA, ये अगर आ जाए, ये किस दर का कैंसर बता रहे? एक होते CA125, दैट इज ओवेरियन कैंसर। कौन सा? ओवेरियन। ये कौन सा होता है? वेरी गुड, दैट इज कोलोन कैंसर। ये कौन सा होता है? कोलोन। अब इधर देखें, हाँ इंपॉर्टेंट, CEA इज नॉट डायग्नोस्टिक फॉर कोलोन कैंसर बट इट शोज रीअक्रेंस ऑफ कोलोन कैंसर। बात समझ रहे कि नहीं? CEA जैसा ट्यूमर मार्कर का बढ़ जाना, हम पहली बार सोचते हैं कि इस बंदे में किसका कैंसर है? हाँ, कोलोन। आप कोलोनोस्कोपी करेंगे, क्या करेंगे? कोलोनो। ये प्रैक्टिस में होता है। अगर आप CEA को देखें, पेशेंट कहता है कि न मैं स्मोकर हूँ, न मुझे स्टूल में ब्लड आ रहा है, और कोलोन कैंसर में जब भी बंदा स्टूल पास करता है तो उसमें क्या आता है? ब्लड आता है। पेशेंट कहता है कि मुझे न ब्लड की शिकायत है और जनाब न मुझे कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री है, फिर भी इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा है? CEA। ये प्रोटीन है, कार्सिनोजेनिक एम्ब्रियोनिक एंटीजन इसको कहते हैं, लेकिन CEA याद रखें ये एक कैंसरस प्रोटीन है। पेशेंट को न ब्लड आ रहा है स्टूल में, न वो स्मोकर है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, न उसको हीमोराइड्स है। आपने कोलोनोस्कोपी की है और उसका कोलोन बिल्कुल क्या है? ठीक है, नॉर्मल है, और फिर भी इसके बॉडी में क्या रेस है? CEA। तो फिर कोलोन के बाद अगर एक कैंसर में ये बढ़ सकता है तो वो भी पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा है। तो पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा में 90% इन द केसेस रेज CA19-9। लेकिन अगर दूसरा स्पेसिफिक प्रोटीन हमने देखना है तो वो क्या देख सकते हैं? CEA। तो CEA अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन कौन से कैंसर में बढ़ सकता है, वन इज कोलोन कैंसर, अनदर इज पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। क्लियर है? ये दोनों याद रखने हैं। सो दिस द एंड ऑफ पैथोलॉजी पार्ट ऑफ GIT। कल से इंशाल्लाह फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इसकी फार्मा बस मिनिमम 1 या 2 दिन की है, ठीक है ना? 1 दिन इस पे लग जाता है। कल इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे, ठीक है।